वेलकम स्टूडेंट्स, यूनिक कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास के 12 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट। तो आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। फर्स्ट है सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट डायग्राम, और उससे पहले भी हम पढ़ेंगे सर्किट डायग्राम, और सर्किट डायग्राम के अंदर कुछ यूज होने वाले कुछ सिंबल्स जिनका यूज किया जाता है। उसके बाद सेकंड है फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। इस यूनिट में ये क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट है, फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 101% पूछा जाता है हर बार। नेक्स्ट आता है रेजिस्टिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल एट 20 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास एक टेबुलर डाटा दिया गया है, उसमें डिफरेंट मटेरियल्स सब्सटेंसेस दिए हैं और प्रत्येक सब्सटेंस की मटेरियल की अलग अलग रेजिस्टिविटी है 20 डिग्री सेल्सियस पर। और रेजिस्टिविटी की यदि हम बात करते हैं, रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कंडक्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी, यदि रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ आ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इस के अंदर हम पढ़ेंगे हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हैं, बल्ब है, फैन है, या कोई भी डिवाइस है, टीवी है, कोई भी डिवाइस हैं, वो सभी के सभी एक रजिस्टर की तरह से व्यवहार करते हैं। ये कोई भी डिवाइस जो कंज्यूम करती है इलेक्ट्रिसिटी को, वो एक रजिस्टर कहलाएगा। तो हमारे घर पे जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस लगे होते हैं वो बेसिकली पैरेलल में लगे होते हैं। तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंसेस इन सीरीज़, रेजिस्टेंस इन पैरेलल दोनों ही तरीके से इसको पढ़ेंगे। किस केस में जो रेजिस्टेंस है या बिजली की जो खपत है वो ज़्यादा होती है, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में या रेजिस्टेंस इन पैरेलल में। तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, वी नो दैट एन इलेक्ट्रिक सर्किट comprises a cell for a battery, a plug, key electrical components and connecting wires. It is often convenient to draw a schematic diagram in which different components of the circuit are represented by symbol conventionally used. Conventional symbol used to represent some of the most commonly used electrical component. सबसे पहले आपको पता हो सर्किट डायग्राम होता क्या है। सर्किट डायग्राम, ये एक सर्किट डायग्राम है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर हमने किस जगह पर किस इलेक्ट्रिकल यूनिट का यूज किया है, जैसे बैटरी, लैंप ए, लैंप बी, लैंप सी, स्विच एक्सेट्रा। इसी प्रकार से हम ये भी एक सर्किट डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। बैटरी, एमीटर, रजिस्टर, वोल्ट मीटर एक्सेट्रा। तो इस सर्किट डायग्राम से हमें ये पता चलता है कि कहाँ पर हमने किस इलेक्ट्रिक यूनिट को यूज करना है। यदि हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से रहेगी, इट इज़ आ स्कीमेटिक डायग्राम इन विच डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ द सर्किट आर रिप्रेजेंटेड बाय द symbol. These symbol used to represent some of the most commonly used electrical components. ये एक टेबल है जिसमें सिंबल ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट इन सर्किट दर्शाए गए हैं। कंपोनेंट एक साइड में कंपोनेंट्स और एक साइड में उनके सिंबल्स दिए हैं। जैसे एन इलेक्ट्रिक सेल, एक इलेक्ट्रिक सेल को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। इलेक्ट्रिक सेल के अंदर या कोई भी बैटरी हो, बैटरी और सेल में थोड़ा डिफरेंस होता है। बैटरी कई सेलों के जुड़ने से बनती है, और यदि हमने एक सेल को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस प्रकार से एक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे, जिसका एक सिरा पॉजिटिव और एक सिरा नेगेटिव रहेगा। एक जो पॉजिटिव होगा वो ऑलवेज साइज में बड़ा होगा टर्मिनल, और जो नेगेटिव होगा वो साइज में छोटा होगा। इसी प्रकार से आता है ए बैटरी और अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कई सेलों के कॉम्बिनेशन से ही बैटरी बनती है।
इसके अंदर आप जैसे जैसे ये आप देख रहे हो, ये 3 सेल की बैटरी है। ये फर्स्ट सेल, इसका पॉजिटिव टर्मिनल, फर्स्ट सेल का नेगेटिव टर्मिनल, सेकंड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, सेकंड सेल का नेगेटिव टर्मिनल, थर्ड सेल का पॉजिटिव टर्मिनल, थर्ड सेल का नेगेटिव टर्मिनल। उसी प्रकार से थर्ड जो है वो है प्लग की और स्विच। ये ओपन है, ओपन का मतलब ये अब बंद है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं है। और जब ये क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड का मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, तब इसके बीच में हम डॉट लगाएंगे। ए वायर जॉइंट, किसी तार के जोड़ को दर्शाने के लिए इस प्रकार का सिंबल यूज किया जाता है। उसके बाद आता है वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइनिंग, जब कोई तार बिना क्रॉसिंग के, बिना जॉइंट के गुजरती है दूसरी तार के ऊपर से, तो इस प्रकार का सिंबल लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है, ये तो आपने पहले पढ़ा होगा। नेक्स्ट है रजिस्टर, एक रजिस्टर को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट है रियोस्टैट, रियोस्टैट भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस होती है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट है एमीटर, एमीटर को इस प्रकार से दिखाया जाता है, इसके बीच में ए का सिंबल होता है, क्योंकि हम एमीटर के द्वारा करंट को मेजर करते हैं और करंट को मेजर एम्पियर मीटर के द्वारा किया जाता है। और एम्पियर मीटर के अंदर जो यूनिट होती है मेजरिंग, उसका वो होती है एमीटर। और इसको हम इस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, इसका एक सिरा जो है वो पॉजिटिव से, दूसरा एंड जो है नेगेटिव से कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर वोल्ट को मापता है, वोल्टेज को मापता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है, और इसकी जो ऐसा यूनिट होती है वो वोल्ट होती है, और इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, बीच में इसके बी का सिंबल होता है। लेट स्टार्ट फैक्टर ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड। फर्स्ट है, यहाँ पे 3 ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड करता है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। पहला है, फर्स्ट जो है हमारा वो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। सेकंड जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया या फिर ब्रेड्थ। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। हम बात करते हैं पहले फर्स्ट पॉइंट की, जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर। लेंथ माने लंबाई। यहाँ पे हम बात करते हैं किसी तार की जो किसी भी मटेरियल से बनी है। माना हमने जो तार है वो कॉपर की है। एज द, अब जो लेंथ होती है किसी तार की, जो लेंथ या फिर लंबाई यदि बढ़ती है तो उस तार का प्रतिरोध भी बढ़ता है। उससे पहले आपको प्रतिरोध का पता हो। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध का अर्थ होता है किसी तार के अंदर से या फिर किसी चालक के अंदर से बहने वाली धारा या विद्युत धारा का विरोध करना। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल बाय virtue of which it obstructs the flow of current। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जिसके कारण वह अपने अंदर से बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध यदि ज़्यादा होता है तो उस चालक के अंदर से करंट है जो अच्छी तरह से फ्लो नहीं करेगा। यदि किसी का प्रतिरोध कम है, इसका मतलब ये है उसके अंदर से जो करंट है वो अच्छे तरीके से पास करेगा। जैसे हम बात करते हैं चालक धातुओं की, विद्युत की सबसे अच्छी चालक, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर है, चांदी है, उसके बाद कॉपर है। यदि हम दोनों का कंपैरिजन करें, सिल्वर का, चांदी का और कॉपर तांबा का, तो हम क्या पाते हैं? सिल्वर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के पीछे है उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो कम होना, और कॉपर की रेजिस्टिविटी सिल्वर से ज़्यादा होना। तो बात करते हैं
यदि किसी चालक की जो लेंथ है, लंबाई है, वो ज़्यादा होती है या किसी तार की जो लंबाई ज़्यादा होती है, तब उसके प्रतिरोध पर या फिर उसकी चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंपली दिया है, एज द लेंथ ऑफ कंडक्टर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। यदि किसी तार की लंबाई बढ़ती है तो उसके अंदर से बहने वाली धारा की मात्रा घट जाएगी, वह तार ज़्यादा विद्युत को कंज्यूम करेगी, खर्च करेगी। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जो R है ये रेजिस्टेंस प्रतिरोध का सिंबल होता है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। L का मतलब लेंथ है, लेंथ का मतलब लंबाई से है। सेकंड आता है क्रॉस सेक्शनल एरिया अर्थात ब्रेड्थ, ये तार की मोटाई से संबंधित है। जितनी मोटी तार होगी उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा। जितनी ज़्यादा मोटी तार होगी उसके अंदर से उतनी ही अच्छे तरीके से विद्युत धारा का वहन होगा, चालन होगा। जितनी पतली तार होगी उसके अंदर से करंट उतना ही कम पास करेगा। तो R जो है, प्रतिरोध जो है, उल्टा है मोटाई के। तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ कंडक्टर। थर्ड है नेचर ऑफ मटेरियल। अब मटेरियल्स जो हैं, इतने सारे सब्सटेंसेस हैं हमारे यूनिवर्स में, सारे के सारे जो हैं विद्युत के, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं हैं, ना ही सारे इंसुलेटर हैं, ना ही सारे सेमीकंडक्टर हैं। उनमें से कुछ कंडक्टर हैं, कुछ इंसुलेटर हैं, कुछ सेमीकंडक्टर हैं। तो नेचर ऑफ मटेरियल, यदि दोनों तारों की लंबाई भी सेम है, मोटाई भी सेम है, लेकिन नेचर अलग अलग है, जैसे मैंने अभी आपको कंपैरिजन किया था चांदी का और कॉपर का। यदि कॉपर की तार जो ली है वो भी 5 सेंटीमीटर लंबी है, सिल्वर की, चांदी की जो तार ली है वो भी 5 सेंटीमीटर लंबी है, और दोनों की मोटाई भी 2 सेंटीमीटर है। बट इन दिस केस द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज larger than the silver because it is depend upon the nature of material। तो इससे साबित होता है केवल लंबाई और मोटाई समान होने से भी जो प्रतिरोध है वो समान नहीं होता, कंडक्टिविटी समान नहीं होती, वह नेचर ऑफ मटेरियल पर भी निर्भर करती है। हमारे पास 3 इक्वेशंस, दो इक्वेशंस आई हैं स्टार्टिंग में। एक है R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, एज द लेंथ इंक्रीजेज रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेज। सेकंड है R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, एज द एरिया इंक्रीजेज रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। नाउ वी कंबाइन both of the equations, then we get R directly proportional to L by A. Then we can write it as R equal to rho L by A, where rho represent nature of material। रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल पढ़ने से पहले हम ओम्स लॉ के बारे में जान लेते हैं। एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने एक नियम दिया जिसको आज हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं। बेसिकली इसकी डेफिनेशन जो गिवन है वो है, इट स्टेट्स दैट द वोल्टेज बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द रेजिस्टेंस। ये डेफिनेशन है इसकी। It states that the voltage between 2 points is directly proportional to the current passing through the resistance। रेजिस्टेंस कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसके अंदर जो भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे उसके अंदर उतना ही ज़्यादा करंट दौड़ेगा। मान लो हमारे पास कोई बैटरी है, जिस बैटरी की जो वैल्यू है वो है 6 वोल्ट, उसको हम किसी सर्किट से कनेक्ट कर देते हैं, तो जितनी वोल्टेज है हमारी, करंट भी उसी हिसाब से उस सर्किट के अंदर रन करेगा। यदि हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं, 6 की बजाय 12 कर देते हैं, तो करंट की वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर वोल्टेज की वैल्यू हम 18 वोल्ट कर देते हैं तो करंट की वैल्यू भी
साथ में बढ़ जाएगी। यदि इसी प्रकार से हम जितनी भी ज़्यादा वैल्यू वोल्टेज की रेज करेंगे बढ़ाएंगे, उसके साथ करंट की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। इसलिए V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी साथ में उसके करंट भी बढ़ेगा। तो V इक्वल टू आई इंटू आर। जो R है वो ये सिंबल जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है। यदि हम कभी भी प्रोपोर्शनैलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो उसके लिए हम कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं। जैसे यहाँ पर इसको हटाकर हमने R को लिखा है, R इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो हम बात करते हैं ओम्स लॉ। इसका यूज़ कहाँ पे है? इट इज़ द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। जैसा कि अभी हमने नीचे नोट किया है, निकाला है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है, और जब वोल्टेज और करंट को हम कैलकुलेट करते हैं तो एक थर्ड वैल्यू भी निकल के आती है जिसको हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो इट इज़ द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब जो V है वो इक्वल टू I इंटू आर है। यदि हम इसी फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं, R की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो लिखेंगे R इक्वल टू V बाय आई। यदि आप करंट की वैल्यू निकालना चाहते हो तो आप लिखेंगे I इक्वल टू V बाय आर। ये VI डायग्राम इसको बोलते हैं। ये वोल्टेज है, ये करंट है। वोल्टेज अप्लाई करेंगे, साथ में करंट भी राइज होगा, और कोई ना कोई जिस भी मटेरियल के अंदर से हम इसको करंट वोल्टेज देंगे और उसके अंदर से करंट रन करेगा, उसका कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगा। तो अब बात कर लेते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज की। देयर आर 3 रेजिस्टर्स R1, R2 एंड R3 विच आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए कॉमन वायर बिटवीन द 2 पॉइंट्स A एंड B। हमारे पास 3 रजिस्टर हैं, R1, R2 और R3। हमने इनको एक ही तार में A और B 2 बिंदुओं के बीच में कनेक्ट किया है। एक ही तार में जुड़े होने का अर्थ यह है कि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में अर्थात सीरीज में जुड़े हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे पास एक बैटरी है। बैटरी के 2 टर्मिनल पॉजिटिव और ये नेगेटिव टर्मिनल है। हमने इस बैटरी की जो वोल्टेज है वो V है। हमने क्या किया है, वोल्टेज को अप्लाई किया है, तो करंट इस सर्किट के अंदर से रन करेगा। जो करंट की वैल्यू वो होगी I। तो रजिस्टर R के अंदर जो करंट गया वो I है। रजिस्टर R2 के अंदर जो करंट गया वो भी I है। रजिस्टर R3 के अंदर भी जो करंट गया वो भी I है। सीरीज में होने का एक ये अंदाज है कि जब भी आप किसी सीरीज सर्किट के अंदर करंट को अप्लाई करेंगे, सभी के सभी रजिस्टरों का जो करंट वैल्यू है वो सेम रहेगा। मतलब R1 का जो करंट वैल्यू है वो भी I है, R2 का जो करंट वैल्यू वो भी I है, R3 का जो करंट वैल्यू वो भी I है। बट वोल्टेज विल बी डिफरेंट फॉर द डिफरेंट रजिस्टर्स। तीनों के तीनों रजिस्टर्स के लिए वोल्टेज की वैल्यू जो वो डिफरेंट रहेगी। जैसे वोल्टेज फॉर रजिस्टर फर्स्ट वो होगी I इंटू R1, वोल्टेज फॉर रजिस्टर सेकंड वो होगी I इंटू R2, वोल्टेज फॉर रजिस्टर 3 वो होगी I इंटू R3। आपको पता है V इक्वल टू I इंटू R है, तो ये V1 है, ये V2 है, ये V3 है। किसी भी रजिस्टर का या रजिस्टर्स का सीरीज में होने का अर्थ है, जैसे हम इन्हीं की बात कर लेते हैं, R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज बिटवीन 2 पॉइंट A एंड B विद ए कॉमन करंट। यदि उन तीनों का या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 10, 20, 30, 50, 100, 100 कितने भी रजिस्टर हों, अगर उनका करंट कॉमन है तो दे आर नोन एज रजिस्टर्स इन सीरीज। टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसको कैलकुलेट करना बहुत ही इजी है। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रजिस्टर्स। प्रत्येक रजिस्टर का की अलग वैल्यू होती है। जैसे मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल देता हूँ, यदि हमारे घर पे 10 बल्ब लगे हुए हैं, 10 बल्ब यदि वे सीरीज में कनेक्टेड हैं, यदि हमें टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना है
बहुत ही आसान है। मान लो ये जो 3 रजिस्टर दिए हैं इनकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो डिफरेंट है। मान लो R1 की वैल्यू 5 ओम है, R2 की 10 ओम है, R3 की 15 ओम है। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट जो होगा वो क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एडेड टुगेदर एज। यदि हम तीनों रेजिस्टेंसेस को अलग अलग करके जोड़ दें तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो होगा RT इक्वल टू 5 ओम प्लस 10 ओम प्लस 15 ओम, 5 प्लस 10 प्लस 15 इक्वल टू 30 ओम। इस प्रकार से हम किसी भी रेजिस्टेंस सीरीज का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल वो है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ये हमारे पास 3 रेजिस्टेंसेज हैं R1, R2 एंड R3। इनको हमने बैटरी B से कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज V है और इसके अंदर से करंट की जो सप्लाई है वो I है। ये 3 रेजिस्टेंसेज R1, R2 और R3। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, जैसे सीरीज़ की अगर हमने बात की है तो उसमें जो करंट होता है वो कॉमन होता है, वोल्टेज जो होती है वो डिफरेंट होती है। रेजिस्टेंस इन पैरेलल में करंट जो होता है वो डिफरेंट होता है और वोल्टेज जो होती है वो कॉमन होती है। इन तीनों के अंदर से एक ही वोल्टेज सप्लाई जाएगी। अगर यहाँ से वोल्टेज V गई है R1 से तो यहाँ से भी V और R2 से भी V और R3 से भी V। करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा। रेजिस्टेंस R1 से करंट I1, जो करंट है वो I1, इधर से I2 और R3 से जो करंट है वो I3 जाएगा। वोल्टेज विल बी रिमेन सिमिलर टू फॉर द ऑल दी रेजिस्टेंसेस। यदि हमने टोटल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना उसके लिए फॉर्मूला होगा 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब हम कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। जैसे स्टेटमेंट में जो दिया है वो है चार्ज Q इक्वल टू 2 कूलम्ब, वोल्टेज V 12 वोल्ट। वी हैव टू कैलकुलेट वर्क डन। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो है V इंटू Q। सो W इक्वल टू V, जो हमारे पास वैल्यू गिवन है 12 वोल्ट, एंड V राइट 2 फॉर दी चार्ज की जो वैल्यू है वो गिवन है 2। तो टोटल वर्क डन इक्वल टू 24 जूल। जूल जो है वो वर्क डन की SI यूनिट है एज ऑलरेडी डिस्कस्ड। तो स्टेटमेंट में जो गिवन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। V जो है 60 वोल्ट, करंट जो है 4 ओम। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ R इक्वल टू V/I। R जो है उसको कैलकुलेट करना है। V है 60 वोल्ट, करंट है 4 एम्पियर। सो जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा 15 ओम। सेकंड जो केस है कि जब करंट वोल्टेज की वैल्यू है 120 हो जाती है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द करंट। सो I इक्वल टू V/R। V जो है 120 डिवाइड बाय R जो है अभी कैलकुलेट किया था 15 ओम। देन द रिजल्ट इज एट फ्रंट ऑफ यू 8 एम्पियर।